28 अप्रैल हिंदी का एकदम रियल पेपर मिल चुका है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 28 अप्रैल हिंदी के पेपर में पूरे 100 मार्क्स हैं वो आप आराम से फोड़ सकते हैं। वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। हिंदी का पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है जो आपके 28 अप्रैल को आने वाला है। तो पूरा पेपर आप देख सकते हैं। सबसे पहले पेपर में आपको अनुक्रमांक के जो रोल नंबर है वो आपको यहां पर अंकों में लिखना है और यहां पर रोल नंबर है वो आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो है 23, यानी टोटल क्वेश्चन है आपके पेपर में 23 होंगे। और जो समय है, जो टाइम है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है और 100 नंबर का हिंदी का ये पेपर है आपके। अगर आपको भी 28 अप्रैल हिंदी के पेपर में पूरे 100 मार्क्स अचीव करने हैं, पूरे 100 नंबर आपको फोड़ने हैं, तो हिंदी का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का ये पेपर है, हिंदी का पेपर है, अनिवार्य हिंदी अनिवार्य का ये पेपर है। और पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1103, ये आपके पेपर का कोड रहने वाला है। और पेपर में दोनों साइड में QR कोड है वो भी लगा हुआ है। और यहाँ पर सबसे पहले सामान्य अनुदेश है, जो जनरल इंस्ट्रक्शन है पेपर में वो आपको दिए गए हैं। इन इंस्ट्रक्शन को आपको जरूर फॉलो करना है। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक के रोल नंबर है वो अवश्य लिखें और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार है वो अंकित है। सबसे पहले आपको निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। विद्यार्थी अपने नामांक प्रश्न पत्र पर अनिवार्यतः लिखें और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो हिंदी का पूरा पेपर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है जो आपके 28 अप्रैल को आने वाला है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। पेपर में सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए में प्रश्न संख्या 1 है, आपके निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 में आपको गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि प्रकृति मानव की चिर संगिनी रही है। अपने दैनिक जीवन के कामों से जब जब मनुष्य का मन उबा है तब तब उसने प्रकृति का आश्रय लिया है और प्रकृति की अनेक लीलाओं को देखकर मनुष्य उसकी ओर आकर्षित होता है और मनुष्य के मन पर प्रकृति के सौंदर्य का स्थायी प्रभाव पड़ता है। तो पूरा गद्यांश है ये आपको आराम से अच्छे से आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो आपको लिखना है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में मानव और प्रकृति, और बी ऑप्शन में प्रकृति के विविध रूप, और सी ऑप्शन में प्रकृति का महत्व है, और डी ऑप्शन में उपयुक्त सभी। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। और इन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में भी बताने हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि मानव मन कर्मों से उबने पर किसका आश्रय लेता है। ए ऑप्शन में है प्रकृति का, बी ऑप्शन में है माता पिता का, सी ऑप्शन में है धर्म का, और डी ऑप्शन में है समाज का। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि मनुष्य के मन पर किसके सौंदर्य का स्थायी प्रभाव पड़ता है। तो ए ऑप्शन में मानव कर्मों का, बी ऑप्शन धार्मिक सौंदर्य का, सी ऑप्शन है प्रकृति के सौंदर्य का, और डी ऑप्शन है शिल्प सौंदर्य का। और प्रश्न संख्या 4 है कि प्रकृति के जो क्षेत्र है, प्रकृति का क्षेत्र है, तो ए ऑप्शन में है संकीर्ण, बी ऑप्शन में है व्यापक, सी ऑप्शन में है संकुचित, और डी ऑप्शन में है आंशिक। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5 दिया गया है कि प्रकृति हर रूप एवं दशा में मानव का क्या करती रहती है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है संहार, और बी ऑप्शन में है विक्षिप्त, और सी ऑप्शन में है उपकार, और डी ऑप्शन में है बहिष्कृत। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 6 है कि क्रियाकलापों शब्द में कौन सा समास है। तो ए ऑप्शन में है तत्पुरुष, और बी ऑप्शन में है क्रमधारी, सी ऑप्शन में है द्विगु, और डी ऑप्शन में है द्वंद्व। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उद्याचल से किरण धेनुए हांक ला रहा, वह प्रभात का गवाला पूछ उठाए चली आ रही, क्षितिज जंगलों से टोली। तो ये पूरा पद्यांश पहले आपको आराम से ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। उसके बाद इस पद्यांश में आपको क्वेश्चन दिया गया है। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उद्याचल है, किरण धेनुए है, और सी ऑप्शन में वसुधा, और डी ऑप्शन में प्रभात का गवाला। उसके बाद में दूसरा प्रश्न दे रखा है आपको कि उद्याचल से किरण धेनुए में किरण धेनुए से क्या आशय है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में किरण की धेनुए, बी ऑप्शन में किरणों रूपी गाय, सी ऑप्शन में किरणों से बनी धेनुए, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न है कि किरण रूपी गायों का जो समूह है वो क्या चरता है। ए ऑप्शन में घास, बी ऑप्शन में
फूल पत्ते, स ऑप्शन में अंधकार और द ऑप्शन में रोशनी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 4 कि ग्वालियन किसे बताया गया है। ए ऑप्शन में वसुधा, बे ऑप्शन में धरती, स ऑप्शन में पृथ्वी और द ऑप्शन में उपयुक्त सभी। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 5 है कि कवि ने कविता में किसका वर्णन किया है। ए ऑप्शन में प्रातःकालीन प्रकृति सौंदर्य का, बे ऑप्शन में सूर्य का, स ऑप्शन में पृथ्वी का और द ऑप्शन में ग्वालों का। उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 दे रखा है कि उद्याचल से किरण देनुए में कौन सा अलंकार है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा या मानवीकरण। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 2 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है कि वाक्य प्रयोग में सदैव एक जैसा रहता उसे अविकारी या कौन सा शब्द कहते हैं, तो इस रिक्त स्थान में लिखना है। दूसरा है कि जिस शब्द के अर्थ प्रसंगानुसार एक से अधिक होते हैं उन्हें कौन सा शब्द कहते हैं वो आपको बताना है। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि सबके हद की जानने वाले को क्या कहते हैं, और जो शब्द एक समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं उन्हें कौन सा शब्द कहते हैं। और प्रश्न संख्या 5 है जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे कौन सा वाक्य कहते हैं। और प्रश्न संख्या 6 है कि आम्र तत्सम शब्द है तो तद्भव क्या होगा। और प्रश्न संख्या 7 है जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। और उसके बाद में खंड ब दे रखा है आपके, जिसमें प्रश्न संख्या 3 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में लिखिए। और इसमें पहला प्रश्न है प्रतिक्रिया या फीडबैक किसे कहते हैं। दूसरा है इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय है। तीसरा प्रश्न है नमक का दरोगा कहानी का क्या संदेश है। और 4 नंबर प्रश्न है मियां नसीरुद्दीन ने नाना बाई का पैसा किससे सीखा था। ओके। और 5वां प्रश्न है पथेर पांचाली फिल्म में कितनी रेलगाड़ियों की शूटिंग की गई वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कबीर किस धारा के कवि हैं। और 7वां प्रश्न है जीवन के अंतिम दिनों में मीरा कहाँ चली गई थी। और 8वां प्रश्न है घर की याद कविता के रचयिता कौन है। और प्रश्न संख्या 9 है पेन कॉपी देकर तातुस ने बेबी को क्या लिखने को कहा। और प्रश्न संख्या 10 है शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध भारत की किन्हीं 2 गुफा स्थलों के नाम है वो आपको बताने हैं। उसके बाद में सेक्शन सी है आपके खंड 6 है। प्रश्न संख्या 4 है कि समाचार के 6 कंकारों के नाम लिखिए। और 5वां प्रश्न है लॉर्ड कर्जन ने कौन से जनविरोधी कार्य किए। 6ठा प्रश्न है गलता लोहा कहानी का मूल जो उद्देश्य है वो आपको स्पष्ट करना है। 7वां प्रश्न है जामुन का पेड़ कहानी में किस पर व्यंग्य किया गया है। 8वां प्रश्न है रजनी पटकथा के आधार पर शिक्षकों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। 9वां प्रश्न है कवि हताश निराश भारतीय जनता को जगाने का प्रयत्न करते हुए क्या कहता है। और प्रश्न संख्या 10 है किवाड़ पेंटिंग है वो क्या होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 11 कि बेबी हालदार के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। 12वां प्रश्न है कवि पास के अनुसार सबसे खतरनाक क्या है। और प्रश्न संख्या 13 है कुमार गंधर्व ने लता को बेजोड़ गायिका और युग का चमत्कार क्यों कहा। और उसके बाद में खंड दे रखा है आपके, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 है जनसंचार माध्यमों के लाभ बताइए। प्रश्न संख्या 15 है कवयित्री निर्मला पुतुल अथवा जवाहरलाल नेहरू का लेखक परिचय लिखिए। और प्रश्न संख्या 16 है जामुन का पेड़ हास्य व्यंग्य कथा का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न संख्या 17 है अशक महादेवी को कन्नड़ की मीरा मानना कहां तक सार्थक है। और प्रश्न संख्या 18 है किन्हीं 4 राज्यों के प्रमुख लोक नृत्यों का संक्षिप्त में वर्णन दीजिए। उसके अथवा में प्रश्न है कि चेल वांजी किसे कहते हैं, यह कुएं के भीतर किस तरह काम करते हैं। प्रश्न संख्या 19 है कि जल संरक्षण की महती आवश्यकता है, उस पर एक प्रतिवेदन आपको लिखना है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है उपेक्षित वर्धावस्था पर एक आलेख लिखिए। और प्रश्न संख्या 20 है निम्नलिखित गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इस गद्यांश की आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है। इसके अथवा में भी दे रखा है गद्यांश। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 आपको दिया गया है नीचे लिखे पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या करनी है। इसके अथवा में भी आपको एक पद्यांश दिया गया है। और प्रश्न संख्या 22 है कि प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर की ओर से पुलिस अधीक्षक सीकर को एक सरकारी पत्र लिखिए जिसमें बोर्ड की परीक्षा के दौरान विद्यालय परिसर में उचित बल नियुक्त करने का अनुग्रह किया गया हो। इसके अथवा में दे रखा है स्वयं को शासन सचिव शिक्षा विभाग रवि कुमार मानते हुए राज्य के समस्त संस्था प्रधानों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता हेतु
एक अर्धशासकीय पत्र लिखिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 23 आपको दे रखा है। यहां पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में आपको निबंध है वो लिखना है, जिसमें पहला है शिक्षित नारी सुख समृद्धिकारी, और दूसरा है अनुशासन पूर्ण जीवन ही वास्तविक जीवन है, तीसरा है मतदाता जागरूकता लोकतंत्र की महती आवश्यकता, और 4 नंबर है सोशल मीडिया का बढ़ता प्रयोग और उसका प्रभाव। तो ये पूरा पेपर हिंदी का जो आपके 28 अप्रैल को होने वाला है, पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।